ड्रामा की स्टार्टिंग सुमी से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो बहुत ही ड्रंक होती है और गलत होटल रूम में आ जाती है। ये होटल रूम किसी और का नहीं बल्कि हमारे मेल लीड फूशाओ का होता है, जो कि यहाँ मज़े में सो रहा था। पर तभी सुमी उसके पास जाके लेट जाती है और उसे हक कर रही होती है। तो वो जल्दी से उसे दूर होता है और सोचता है कि पता नहीं किस बिजनेस पार्टनर ने उसके पास ये लड़की भेज दी है, जबकि सब कोई जानता है कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। अब तभी सुमी उसे पकड़ के टच करने लग जाती है और उसे किस करने लगती है। तो शाओ कहता है कि तुमने खुद ही मुझे प्रोवोक करी हो, और फिर वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुमी की नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और मैं यहाँ गलत होटल रूम में आ गई और इस परवट बंदे ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। फिर सुमिया शाओ को देखती रह जाती है और सोचती है कि यही वो बंदा है जिसके साथ मैंने कल ड्रंक हालत में नाइट स्पेंड करी हूँ। वो उसे बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। सुमी सोचती है कि लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर वो अपने आप को समझाती है कि ये रोने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर वो तुरंत ही उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठ जाती है और फिर वो जल्दी से अपनी ड्रेस पहनकर यहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी सुमी को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ चली गई। मैंने होटल के रिसेप्शन से पूछी कि तुम्हारा होटल रूम तो खाली था। तो सुमी बताती है कि मैं गलत होटल रूम में आ गई और अब मैं बाकी की चीज़ें तुम्हें बाद में बताती हूँ, और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जब उठ जाता है तो उसका असिस्टेंट यहाँ उसके कपड़े लेकर रूम में आया होता है और रूम की ये हालत देखकर वो सोचता है कि मेरे प्रेसिडेंट जो इतने सालों से सिंगल थे, उनका पहली बार किसी लड़की ने एडवांटेज ले ली। सच में वो लड़की बहुत ही केपेबल होगी जिसने मेरे बॉस को अपना रूल ब्रेक करवा दी, नहीं तो वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करते। फिर शाओ यहाँ बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करवा के पता करो कि कल रात कौन सी वो लड़की थी जो मेरे रूम में आई थी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, इसका मतलब है कि आपको भी नहीं पता कि कल रात वाली लड़की कौन थी। शाओ कहता है कि अगर ये मुझे पता होता तो मैं तुम्हें चेक करने के लिए ना कह रहा होता। वो असिस्टेंट को टाइम दे देता है कि 1 दिन के अंदर मुझे वो लड़की मिल जानी चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं समझ गया, और वह अपने काम के लिए चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम यहाँ सुमी को देखते हैं जो कि अपने घर आ चुकी होती है। वो सोचती है कि मुझे हॉस्पिटल जाके चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि कहीं उस बंदे की वजह से मुझे कोई बीमारी ना हो। फिर हम देखते हैं कि सुमी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे ही डॉक्टर के ऑफिस रूम में पहुँचती है तो वो यहाँ शाओ को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या ये दुनिया इतनी छोटी सी है, आखिर ये मुझे फिर से कैसे मिल गया। फिर वो कहती है कि सॉरी, मैं यहाँ पर फीमेल डॉक्टर से मिलने आई थी, और फिर ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो शाओ से आवाज़ देकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, एक्चुअली फीमेल डॉक्टर अभी थोड़ी बिजी थी तो उनकी जगह मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर वो उससे बैठने के लिए बोलता है। सुमी सोचती है कि क्या कल रात ये भी ड्रंक था और इस वजह से इसने मुझे पहचाना नहीं। फिर शाओ से उसके बारे में डिटेल्स वगैरह लेता है और उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर सुमी उसे बताने लगती है। तो वो कहता है कि तुम मैरिड हो या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि दोनों ही नहीं। ये सुनकर फिर वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी पैंट्स निकाल कर लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप करूँगा। तो वो कहती है कि क्या पैंट्स निकालना ज़रूरी है। तो वो कहता है कि अगर नहीं करोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कंडीशन सीरियस है कि नहीं। तो सुमी तो काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही होती है। फिर चेकअप के बाद शाओ से मेडिसिन लिख कर दे रहा होता है और फिर वो उसे मेडिसिन की लिस्ट पकड़ाते हुए समझाने लगता है कि जब तक तुम आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वापस से किसी के साथ इंटीमेट मत होना। शाओ उस पर कुछ नहीं कह रही होती है तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम समझ गई। तो वो हाँ कहती है। इतने में यहाँ पर शाओ की मॉम पहुँच जाती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम कितने बड़े बदमाश हो, जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम मेरी पेशेंट को चेक कर रहे थे। फिर शाओ की मॉम सुमी को इस बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली डॉक्टर मैं हूँ और ये मेरा बेटा है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाथरूम गई थी और इसे ध्यान रखने के लिए बोली थी और मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे मेरी पेशेंट का चेकअप कर लेगा और इसका चेकअप अभी माना नहीं जाएगा, तो मैं वापस से अभी तुम्हारा चेकअप करती हूँ। ये सुनकर सुमी को तो शौक लग रहा होता है। तो शौक कहता है कि मॉम वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी जगह इसका अच्छे से चेकअप कर लिया। आखिर आपके साथ रहकर मुझे भी मेडिसिन की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। उसकी मॉम तो काफ़ी शौक हो रही होती है कि ये बंदा जो कि आज तक किसी भी लड़की के पास नहीं जाता है और ना इसका किसी लड़की के साथ रिलेशन है, ऐसे कैसे इसने मेरी जगह इस पेशेंट का चेकअप कर लिया, ऐसा पहली बार ही हुआ है। फिर शाओ की मॉम सुमी के ऊपर निशान देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है, सच में कितना बड़ा मॉन्स्टर है वो, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का ये हाल कर दिया है। तो शाओ कहने लगता है कि मॉम प्लीज़ आप ये वाली बातें करना बंद करोगी। तो मॉम कहने लगती है कि मैं बस इस लड़की की जगह इसके बॉयफ्रेंड का गुस्सा निकाल रही हूँ, तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो जैसे मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। फिर सुमी कहती है कि डॉक्टर मैं अपनी मेडिसिन लेने जा रही हूँ और जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। और सुमी के यहाँ से बाहर जाते ही
फिर शौकी मॉम उसे कहने लगती है कि पता नहीं कौन लड़का होगा जिसने इसके साथ वो सब किया है। अगर ये मेरी बेटी होती ना तो उस मॉन्स्टर लड़के को मैं छोड़ती नहीं, उसे खूब मारती। तो शाओ तो अपनी बुराई सुनकर यहाँ पर भागने लगता है और कहता है कि मॉम मैं जाता हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक लड़की से मिलवाने के लिए बुलाई हूँ जो कि यहीं पर ही डॉक्टर है, वो अब्रॉड से स्टडी करके आई है। मैं आज छुट्टी होने के बाद तुम्हें उसे मिलवा देती हूँ, क्या पता तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाओ। तो फिर शौक कहता है कि मॉम मुझे अभी कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, और वो यहाँ से भाग लेता है। तो फिर उसकी मॉम सोचती है कि सच में पता नहीं क्या काम के लिए इतना बिजी रहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुमी हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। इतने में शाओ अपनी कार से यहाँ पर आ जाता है और सुमी को बैठने के लिए बोलता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो शाओ कहता है कि अच्छा, कल रात हमने नाइट स्पेंड करे और उसके बाद भी तुम मुझे जानती नहीं हो। देखो तुम बैठ रही हो या फिर मैं खुद कार से बाहर आऊँ और तुमसे इस बारे में बात करूँ कि कल रात तुम मेरे बेड पर कैसे आई थी। तो फिर ये सुनते के साथ ही सुमी जल्दी से कार में बैठ जाती है और तभी वो उसके पास आने लगता है। तो सुमी तो डर जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो दिखाता है कि देखो सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, और फिर शाओ ड्राइविंग करने लगता है। तो सुमी कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेके चल रहे हो। शाओ पूछता है कि क्या तुम मेरा नाम जानती हो। तो वो कहती है कि नहीं। तो शाओ कहता है कि अच्छा, तुम मेरा नाम तक नहीं जानती और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई थी कि तुम मेरे रूम में आ गई थी। सुमी बताती है कि कल रात में बहुत ही ड्रंक हो गई थी और गलती से तुम्हारे होटल रूम में आ गई। शाओ कहता है कि अच्छा, तुम कह रही हो कि तुमसे गलती हुई और तुम्हें लगता है कि मैं इस पर बिलीव करूंगा। तो सुमी कहती है कि लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी तो है ना, आखिर कौन रूम को बिना लॉक किए ऐसे सोता है। तो शाओ कहता है कि अच्छा, तो तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। सुमी कहती है कि तो क्या। तो शाओ से समझाता है कि देखो मैं एक नॉर्मल मैन हूँ और तुम मेरे रूम में आई थी और तुमने इनिशिएटिव ली थी और अब तुम मुझे गलत बता रही हो। तो फिर सुमी कहती है कि लेकिन कल रात जो हुआ वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाली हूँ और ना मैं तुम्हें अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होने को बोलूँगी। बस तुम ये बताओ कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना। तो ये सुनते के साथ ही शाओ तो शॉक हो जाता है और तुरंत ही कार रोक देता है और कहता है कि तुमने क्या बोली। सुमी कहती है कि मैं पूछ रही थी कि तुम्हें कोई गंदी बीमारी तो नहीं है ना। देखो मेरा तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। तो शाओ से बताता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। तो ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है और कहती है कि लेकिन तुम तो बहुत ही पावरफुल थे। शाओ कहता है कि अगर तुम्हें मेरी स्किल्स की तारीफ़ें करनी है तो इसलिए तुम्हें बातें घुमाने की ज़रूरत नहीं थी। तो सुमी बहुत ही शाय हो जाती है और कहती है कि अब हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई है, तो क्या हम अपने सेपरेट रास्ते जा सकते हैं। पर शाओ इसके लिए नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओ से देखे जा रहा होता है। सुमी कहती है कि तुम फिर से वही चीज़ तो नहीं करना चाहती ना। तो शाओ कहता है कि मैं अब भी करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, तुम लाओ मुझे अपना नंबर दे दो। तो फिर सुमी को उससे अपना नंबर देना ही पड़ता है और फिर शाओ से यहाँ अपना बिजनेस कार्ड पकड़ाने लगता है। जैसे ही सुमी उस पर उसका नाम पढ़ती है तो वो कहती है कि तुम्हारा नाम फू शाओ है, तुम्हारा सरनेम तो बिल्कुल उस रिचेस्ट मैन की तरह सेम कैसे, तो क्या तुम्हारा फू फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तो चलो अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी अपनी फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट गई होती है और सुमी की फ्रेंड यहाँ पर उसे कहने लगती है कि वो मैनेजर हर पल तुम्हें परेशान करता रहता है, देखो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुमी कहती है कि हाँ, इतना बड़ा ओल्ड मैन हो गया, एक तो उसकी बेटी भी मेरी एज की है और उसे शर्म नहीं आती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि एक काम करो, तुम उसे रिकॉर्ड करके उसकी वाइफ को उसकी असलियत दिखा दो। सुमी कहती है कि हाँ यही करना पड़ेगा। फिर उसकी फ्रेंड आइडिया देती है कि वैसे अगर तुम जल्दी से एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लोगी तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। तो सुमी कहती है कि लेकिन कहाँ से ढूंढूं। तभी हम देखते हैं कि शाओ भी इसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी इसका फ्रेंड इससे मिलने आता है और कहता है कि तू आखिर अपनी ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गया और यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर वो देख लेता है कि कैसे वो सुमी को देख रहा है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा, तो तू उस ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा है, अगर तुझे वो पसंद आ रही है तो उसे चेस क्यों नहीं करता, अगर तू नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा। तो शाओ कहता है कि ठीक है तू ही कर ले। पर इतने में सुमी यहाँ से वॉशरूम चली जाती है तो वो शाओ भी जल्दी से उसके पीछे जाता है और तभी हम देखते हैं कि सुमी को एक ड्रंक आदमी परेशान कर रहा होता है। तो शाओ से कहती है कि मुझे परेशान मत करो, मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वो यहाँ पर आ जाएगा ना तो तुम बचोगे नहीं। इतने में यहाँ पर शाओ पहुँच जाता है और वो इस आदमी को गुस्से में देखता है तो ये आदमी उसे डर के मारे यहाँ से भाग लेता है। और फिर शाओ सोच रहा होता है कि एक हफ्ते पहले तो ये सिंगल थी और अब इतनी जल्दी इसने बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिए। इसी बात से वो जेलस होने लगता है और सुमी सोचती है कि लगता है इसने अभी मुझे देखा नहीं है, मैं जल्दी से यहाँ से भाग लेती हूँ। फिर वो अपना मुंह छिपाते हुए तुरंत ही भाग जाती है और इतने में फिर यहाँ पर शाओ का फ्रेंड हान पहुँच जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तेरा कन्फेशन फेल हो गया। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सुमी अपना बिल पे करने गई होती है
इतने में शाह भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपना कार्ड देता है बिल पे करने के लिए। तो फिर ये स्टाफ कहने लगता है कि मिस आपका बॉयफ्रेंड तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। सुमी उससे तुरंत ही क्लियर करती है कि ये कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि सॉरी, मुझे लगा आप दोनों कपल हैं, इसलिए मैंने उन्हीं के कार्ड से आपका बिल पे कर दिया। शाह बताता है कि मैं अपना बिल पे करने आया था और वो अपना टेबल नंबर बताता है और फिर वो सुमी से कहता है कि तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ही है, तो तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देना। और फिर ये कहते हुए वो जाने लगता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं भेज दूँगी और तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना। तभी सुमी की फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि आखिर ये हैंडसम लड़का तुम्हें कहाँ मिला है और तुम्हारे पास इसका नंबर भी है। तो सुमी कहती है कि मैं इसे इतना अच्छे से भी नहीं जानती हूँ। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि सोचो, अगर ये हैंडसम बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो वो मैनेजर तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता। तो सुमी कहती है कि रहने दो, क्या पता वो मुझे बिल्कुल भी पसंद ना करता होगा। दूसरी तरफ शाह का फ्रेंड हान उसे कह रहा होता है कि लगता है तू सच में उस लड़की को पसंद करता है, तो उसे चेस क्यों नहीं कर रहा है। तो शाह कहता है कि नहीं, पसंद नहीं करता। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, फिर मैं ही उसे चेस कर लूँगा। शाह कहता है कि सोचना भी मत, क्योंकि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। ये सुनते के साथ ही हान कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तू इतना अपसेट क्यों हो गया है। और वो हंसने लगता है कि पहली बार तुझे कोई लड़की पसंद आई है पर वही तुझे पसंद नहीं कर रही। फिर इसके बाद शाह अपने घर पर होता है और तभी सुमी उसे मैसेज करती है और उसका पैसा उसे रिटर्न कर देती है। तो ये बहुत ही अपसेट होता है कि उसने मुझे पैसे के अलावा कोई और मैसेज नहीं करी। फिर वो उसे खुद ही मैसेज करके पूछता है कि क्या इसके अलावा तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना। तो वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या बोलूँ। शाह कहता है कि तुम्हें हम दोनों के बीच की डील नहीं याद है। तो ये मैसेज पढ़कर वो सोचती है कि सच में इसने तो याद ही करके रख लिया है। वो कहती है कि कब आखिर मुझे डील पूरा करने के लिए आना है। शाह फिर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि कैसे टाइप की लड़की है, इसके पास अब बॉयफ्रेंड भी है तो भी ये मेरे साथ इन्वॉल्व होकर रहना चाहती है। सच में कितनी चालाक लड़की है। पर फिर शाह इस बारे में सोचता है कि क्या पता वो अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास आना चाहती होगी, तो मुझे उसे एक चांस देना चाहिए। फिर वो उसे मैसेज करता है कि क्या इस चीज़ से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुमी सोचती है कि बॉयफ्रेंड, लगता है मैंने उस ड्रंक मैन को जो बोली थी इसने उस बात को सीरियस समझ लिया। सोचती है कि जाने दो, उसे समझने दो। फिर ये कह देती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं डील पूरी करूँ कि नहीं, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, कल 7 बजे मुझसे मिलने आओ। तो सुमी इसके लिए एग्री कर लेती है। वो तुरंत ही उसे फिर अपने विला का एड्रेस सेंड कर देता है और ये सोचती है कि क्या वो इतना अमीर है जो विला में रहता है। फिर सोचती है कि जाने दो, वो जो भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा और उसका कोई लेने देना है ही नहीं। फिर वो कह देती है कि ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। पर यहाँ शाह को तो शक हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो सच में आने वाली है कि नहीं, क्या पता वो मुझे बस फूल बना रही होगी। फिर नेक्स्ट डे सुमी अपना ऑफिस से छुट्टी होने के बाद निकलने वाली होती है। तभी इतने में उसका मैनेजर आ जाता है और कहने लगता है कि चलो हम दोनों साथ में मूवी के लिए चलते हैं। तो सुमी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। तो इसके मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर शाह घर पे ड्रिंक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने सही समझा था, वो बस मुझे फूल बना रही थी और वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आने वाली है। पर तभी इतने में सुमी तो यहाँ पर पहुँच जाती है। तो शाह उसे देखते के साथ ही शौक होता है और कहता है कि तुम तो सच में यहाँ पर आ गई। सुमी कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं अभी भी जा सकती हूँ। शाह कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती और अब तुम आ गई हो तो तुम रिग्रेट भी नहीं कर सकती। सुमी कहती है कि ये बस लास्ट टाइम होगा, उसके बाद मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है और हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि अगर ये लास्ट बारी है तो अच्छे से करना होगा। फिर शाह यहाँ से किस करने लगता है और उससे पूछता है कि इस एक हफ्ते के बीच में तुमने किसी और मैन के साथ नाइट स्पेंड तो नहीं करी और या किसी और मैन को किस तो नहीं करी। तो सुमी कहती है कि नहीं। फिर शाह उसे किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद सुमी तो सो रही होती है और शाह यहाँ पर स्मोक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम आखिर अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जैसे सुमी की नींद खुलती है तो शाह यहाँ पर उसके लिए एक ड्रेस लेकर आया होता है और कहने लगता है कि यहाँ से घर जाने के बाद मुझे मैसेज कर देना। तो वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को इतना नहीं जानते। तो वो कहता है कि अच्छा, 2 बार हमने नाइट स्पेंड करे और तुम अभी भी कह रही हो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो वो कहती है कि वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट हुई, तो चलो अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है। तो वो कहता है कि तुम तो ऐसे छुप रही हो जैसे मैंने कुछ भी देखा नहीं। फिर शाह बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है और सुमी फिर अपना ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है और शाह उसे देखते के साथ ही कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें सूट कर रही है। सुमी कहती है कि बताओ ये ड्रेस का प्राइस कितना है, मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। तो वो कहता है कि रहने दो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। सुमी कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना है, तुम मुझे बता दो कि इसका कितना प्राइस है, मैं अभी पे कर देती हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, इस ड्रेस का प्राइस है 52,000। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ये ड्रेस इतनी महंगी है तो मैं इसे पहनती ही नहीं। फिर वो शाह से कहती है कि क्या मैं अभी सिर्फ 2,000 पे कर सकती हूँ
और बाकी के पैसे मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगी। शाओ पूछता है कि कितने बारी के इंस्टॉलमेंट में? तो वो कहती है कि 5 बारी। तो कहता है कि ठीक है फिर, यानी तुम मुझे हर महीने 10,000 दोगी? सुमी कहती है कि हाँ। शाओ कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो सुमी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो जल्दी से भाग लेती है। फिर इतने में शाओ को उसकी मॉम की कॉल आई होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि लास्ट टाइम मैंने जो लड़की तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाई थी, तुमने उससे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करे? देखो अगर तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं आई तो कोई दूसरी लड़की मिलवा देती हूँ। तो कहता है कि मॉम इस बारे में हम कभी और बात करेंगे, और वो फिर से कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी अपनी कंपनी में होती है और वो परेशान होती है कि आखिर अभी तो मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और मेरे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं है, तो मैं आखिर हर महीने 10,000 कैसे अफोर्ड कर पाऊँगी। तभी इतने में उसकी एक कलीग इसकी बातें सुन लेती है और उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम मुझे बताती ना, तुम्हें पता है मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तो अगर तुम भी करना चाहो तो बताओ। सुमी कहती है कि कैसी जॉब? तो वो बताती है कि वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चल के बाहर में पार्ट टाइम जॉब करोगी तो तुम्हें एक रात का ही 1,000 से ज़्यादा मिल जाएगा। सुमी पूछती है कि क्या बाहर में काम करना सही भी होगा? तो इसकी कलीग कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, और देखो आप सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है, तो कोई तुम्हें फोर्स करने की कोशिश भी नहीं करेगा, और ऊपर से मैं भी तो हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगी। सुमी फिर भी इतनी ईजिली नहीं मान रही होती है, तो भी इसकी कलीग इसे कैसे भी करके मना लेती है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना तो मान जाओ, और फिर वो उसे लेकर क्लब में पहुँचती है। फिर हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ बार में आया होता है और वो सुमी के बारे में सोचते हुए काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इसका फ्रेंड कहता है कि लगता है तू बहुत ही अपसेट है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि सुमी अपनी कलीग से कहने लगती है कि मुझे इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहनी है और ये कितना रिवीलिंग भी है। तो उसकी कलीग कहती है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, देखो मैंने यहाँ के बॉस से भी बात कर ली हो, और वो जल्दी से सुमी को लेकर अंदर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि शाओ की नज़र सुमी पे पड़ जाती है और सुमी भी उसे देख के डर जाती है। शाओ सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी ऐसी ड्रेस पहनकर। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड हान कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड को इसमें से कोई लड़की पसंद नहीं आए तो तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि मिस्टर शाओ अगर इसमें से नहीं चूज़ करने वाले तो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। और फिर वो सुमी को ही चूज़ कर लेता है और कहता है कि मेरे साथ आके ड्रिंक करो। सुमी इस काम को करने के लिए साफ मना कर देती है। तो फिर उसकी कलीग उससे मनाती है कि देखो अब यहाँ पर आ गई हो तो काम पूरा करो, और तुम्हें बस जाके ड्रिंक ही तो सर्व करना है। और वो सुमी को उस आदमी के पास जाके बैठा देती है और फिर वो खुद यहाँ पर शाओ के पास आ जाती है और उसे सेड्यूस करते हुए ड्रिंक का कह रही होती है। पर शाओ से कोई भाग नहीं देता और वो बस सुमी की तरफ देख रहा होता है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है। सुमी यहाँ पर उस बंदे को ड्रिंक सर्व कर रही होती है, तो वो कहता है कि ये नहीं, मुझे एक किस चाहिए। सुमी उसे मना करने लगती है कि मैं इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं बस एक वेटर हूँ। पर ये बंदा फिर भी नहीं मान रहा होता है और सुमी को पकड़ के उसे किस करने की कोशिश करता है, तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मार रही हो। तो फिर वो कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं बस एक वेटर हूँ और यहाँ पर ये सारे काम करने नहीं आई हूँ। तो फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो वो मैं तुम्हें देता हूँ, और फिर वो उसे अपने पैसों का कार्ड देने लगता है। तुम्हें फिर भी मना करने लगती है। तो उसकी कलीग कहती है कि अब ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा चांस मिल रहा है। तो सुमी उसे चिल्लाती है कि तुम्हारा बस बहुत हो गया, तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोल के लेकर आई हो। हाँ माना कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये सारे काम नहीं करूँगी, और मैंने तुमसे ये चीज़ पहले क्लियर करी थी। पर ये आदमी तो फिर भी नहीं मानता होता है और सुमी को हैरेस करने की कोशिश करता है। तो वो उसे कहती है कि छोड़ो मुझे। अभी इतने में शाओ गुस्से में उठता है और फिर सुमी को उस आदमी से दूर करता है और उससे कह देता है कि ये मेरी है, और उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। शाओ के फ्रेंड्स तो यहाँ पर शॉक होते हैं कि आज तक तो वो कोई भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता था और ये पहली बार है कि वो किसी लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा है। यहाँ पर सुमी की इस कलीग को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है कि मिस्टर शाओ जैसा रिच बंदा भी उस सुमी को पसंद कर रहा था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ सुमी को लेकर जा रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर उतार दो। तभी फिर वो उसे उतारता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुमी कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं घर जा रही हूँ। तभी वो उसे रोकता है और कहता है कि पहले तुम मुझे एक्सप्लेन करो। तो फिर वो बताती है कि मेरी कलीग ने मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और बोली थी कि यहाँ पर मुझे अच्छे से काम करना होगा, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा होगा। तो फिर वो कहता है कि तुम कितनी बुद्ध हो कि तुम्हें समझ नहीं आया कि वो तुम्हें फूल बना के यहाँ पर लेकर आई है, तुम पता नहीं क्या सोचती हो। और हाँ, तुम्हें अगर इतनी पैसों की कमी है तो तुम एक अच्छा काम कर सकती हो, यहाँ पर क्यों काम करने आई हो। तो फिर वो कहती है कि आखिर 50,000 मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगी। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड भी है ना, तो क्या वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है पैसे पे करने के लिए। तो सुमी कहती है कि मेरे पास खुद के हाथ पैर है, तो मैं खुद काम करके पैसे कमा सकती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, तो यहाँ पर काम मत करना।
तो वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और फिर यहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। सुमी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना टैक्सी से चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि तुम ऐसी ड्रेस पहनकर टैक्सी से जाओगी। फिर वो तुरंत ही उससे अपने कोट से कवर करता है और कहता है कि अब ठीक है, देखो ज़िद मत करो, बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुमी फिर मान जाती है और सोचती है कि क्या ये इतना फ्री है, और फिर शाह उसका हाथ पकड़ के लेकर जाता है। जब दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं तो सुमी कहने लगती है कि तुम आखिर यहाँ बार में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस बोर हो रहा था तो फ्रेंड्स लोग ने मुझे यहाँ ले आए। सुमी हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर किसी लड़की को ही ढूंढने आए हो। तो वो कहता है कि मैं ऐसे टाइप का बिल्कुल नहीं हूँ। सुमी कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारे बीच में कुछ है ही नहीं। फिर इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है और उसे उसके घर के बाहर तक ले आता है। सुमी उसे उसका कोट देने वाली होती है तो वो कहता है कि रहने दो, इसे क्लीन करने के बाद तुम मुझे वापस करना, और फिर वो उसे यहीं पर ही उतार कर तुरंत ही चला जाता है। फिर इसके बाद सुमी जब अपनी कंपनी में जाती है तो उसकी कलीग पहले से यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ के सामने उसके बारे में गलत गलत चीज़ें बता के रखी होती है कि वो बहुत ही ख़राब लड़की है और क्लब वगैरह में जाकर रिच बंदों को ढूंढती है। ऐसे वो उसके बारे में झूठी रूमर फैला देती है। तो सुमी को गुस्सा आता है और वो सभी के सामने उस कलीग को चिल्लाती है और सभी को उसकी असलियत के बारे में बताती है कि कैसे वो उसे धोखे से क्लब में लेकर गई थी काम करवाने के लिए और वहाँ पर अपने आप को बेचने का कह रही थी। फिर सभी लोग को पता लग जाता है कि ये कितनी झूठी है, तो ये सभी फिर इसी के बारे में बुराई करते हैं कि इससे तो दूर रहना बनता है, नहीं तो फिर ये एक दिन हमारे बारे में भी ऐसी गलत रूमर बनाएगी। फिर सुमी की इस कलीग को बहुत गुस्सा आता है। फिर सुमी जैसी अपना काम से फ्री होती है तो यहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और कहता है कि ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर सुमी ऑफिस में आती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लिन को अच्छे सबक सिखाया हूँ और उसे समझाया हूँ कि तुम जैसी प्यारी सी इनोसेंट गर्ल ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती है। और फिर वो सुमी को ऑफ़र देने लगता है कि वैसे अगर तुम मेरे साथ घर चलोगी और एक रात गुजारोगी तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा और यहाँ कंपनी में भी तुम्हें फ़ायदा होगा। सुमी उसे चिल्लाती है और कह रही है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं, अगर तुमने फालतू बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं काम की बात करता हूँ। देखो, अभी तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर चलना है और वहाँ पर हम लोग एक ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले हैं जिसमें अगर तुमने अच्छे से साथ दी तो तुम्हें इसका कमीशन 10,000 मिलेगा। सुमी पैसे के बारे में सुनकर खुश जाती है और मान जाती है और फिर मैनेजर तो बड़ा खुश हो जाता है कि अब वो उसका फ़ायदा उठा के रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की ग्रैंड माँ उसे कॉल करके चिल्ला रही होती है कि तुम पूरे 30 साल के हो चुके हो लेकिन शादी करनी नहीं हो रहा है तुम्हें, मुझे भी अब ग्रेट ग्रैंडसन देखने हैं। देखो, मैं नहीं जानती हूँ, अगर तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को जल्दी घर नहीं लेकर आए ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो जल्दी से शादी कर लो। फिर जैसे ही शॉ कॉल कट करता है तो यहाँ पर जो उसकी बिजनेस पार्टनर मिस लीसा बैठी होती है वो उसे कहने लगती है कि लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तभी इतने में यहाँ पर सुमी का मैनेजर उसे और लिन को लेकर पहुँच जाता है। लीसा तो यहाँ शाह को देखकर खुश जाती है और उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सुमी तुरंत ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और अपनी कंपनी का नाम बताती है। तभी इतने में सुमी और शाओ एक दूसरे को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। सुमी सोचती है कि आखिर ये मुझे हर जगह क्यों मिल जाता है, और फिर मिस लीसा यहाँ नोटिस करती है कि शाओ और सुमी एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। तभी इतने में शाओ उसे आवाज़ देकर बुलाता है तो फिर वो उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम भी उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे भी वो पसंद है, तो अगर तुमने जल्दी उसे चेंज नहीं करे तो फिर वो किसी और को मिल जाएगी। और फिर मिस लीसा यहाँ पर सुमी को आवाज़ देती है और बीच में बैठने के लिए बोलती है। तो सुमी जैसे यहाँ बैठती है तो शाओ उसे पीछे से टच करने लग जाता है, तो सुमी उसे दूर होने के लिए बोल रही होती है। तभी लीसा इसे पूछती है कि क्या तुम मिस्टर शाओ को जानती हो। तो सुमी कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो ये सुनने के बाद शाओ यहाँ सुमी को गुस्से में घूर के देख रहा होता है। फिर मिस लीसा सुमी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि नहीं। तो ये सुनने के बाद शाओ सोचता है कि मुझे तो कह रही थी कि है और अब कह रही कि नहीं है, तो आखिर इसकी कौन सी बातें सच है। फिर इसके बाद लीसा सुमी को यहाँ गोल्फ खेलना सिखा रही होती है और इन दोनों को ऐसे साथ देखकर शाओ तो बस बैठकर जेलस हो रहा होता है। फिर जैसे ही सुमी वॉशरूम चली जाती है तो शाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे वॉल पे पुश करता है और वो उससे पूछता है कि आखिर अभी तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी और तुमने ऐसा क्यों बोली कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो। क्या तुम भूल गई हो कि हम लोग 2 बार इंटीमेट हो चुके हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और वैसे अभी तुमने बोली थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये बात तुमने सच बोली कि झूठ। तो सुमी कहती कि झूठ बोली थी। तो फिर ये सुनने के बाद वो जेलस हो जाता है और कहता है कि फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप ले लो और मेरे पास आ जाओ। तभी इतने में यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है तो सुमी जल्दी से भाग लेती है।
शाओ सोचता है कि आखिर तुम हम मुझसे हमेशा थोड़ी ना भाग पाओगी। फिर सुमिया जब वापस आती है तो लिसा कहती है कि चलो हम लोग वापस से अपना कंटिन्यू करते हैं। तभी लीन आ जाती है और कहने लगती है कि मिस लिसा, मुझे भी गोल्फ खेलना नहीं आता है, तो आप मुझे सिखा दो। तो लिसा तो नहीं मानती है और फिर तभी इतने में यहाँ पर शाओ आ जाता है और वो सुमी को सिखाने लगता है। तो ये देखते हुए लिन को बहुत गुस्सा आती है और वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों कि चाहे लड़के हो या लड़की सभी इस सुमी को पसंद करते हैं। फिर शाओ यहाँ सुमी को इतना अच्छे से गोल्फ खेलना सिखाता है कि वो बहुत ही खुश हो जाती है और तभी शाओ उसे ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर खुश होता है। फिर इतने में लिसा यहाँ पर सुमी की तारीफ़ करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। तो शाओ सुमी से कहता है कि तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है उसे लड़कियां पसंद है। सुमी कहती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो तुम्हें पसंद करने लगी है और तुम ऐसी फंस गई ना तो वो तुम्हें अपने साथ रूम में लेके जाएगी, इसलिए अभी भी कह रहा हूँ कि तुम मुझे चूज़ कर लो। सुमी उसे चिल्लाती है कि मैंने बोली ना कि मैं कोई कैजुअल टाइप की लड़की नहीं हूँ। शाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सुमी मन में सोचती है कि ये ऐसे टाइप का बंदा है जो बार में जाकर लड़कियां चूज करता है, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा प्ले बॉय होगा, तो ये क्या ही गर्लफ्रेंड के साथ रियल रह सकता है। फिर वो इसे मना कर देती है। तो शाओ कहता है कि आखिर क्यों। तो सुमी रीज़न देती है कि क्योंकि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो ये कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती नहीं। तो शाओ कहता है कि फिर हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान सकते हैं। सुमी कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर तभी इतने में सुमी लिसा को देखकर तुरंत ही उसे आवाज़ देती है और उसके पास आ जाती है। तो लिसा इसे बताने लगती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, तो हमारे बीच की बिजनेस डील पक्की है, कल ही तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाना। तो सुमी ये सुनकर खुश होती है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और तभी इतने में सुमी का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि चलो हम लोग भी चलते हैं। और फिर ये लोग जैसे यहाँ होटल के बाहर पहुँचते हैं तो सुमी कहने लगती है कि अब मैं चलती हूँ। तो वो कहता है कि आज तुम्हारी वजह से कितना फ़ायदा हुआ है और क्यों ना तुम भी मेरे साथ ही चलो। सुमी कहती है कि नहीं मैं खुद टैक्सी से चली जाऊँगी। फिर ये मैनेजर लिन से कहता है कि अब तुम ही मेरे साथ होटल रूम में चलोगी। तो वो कहती है कि ठीक है चल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सुमी को हटा के प्रॉफिट मुझे देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का रिवॉर्ड भी मुझे मिलना चाहिए। मैनेजर कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो वैसे ही होगा। फिर रास्ते में सुमी जब यहाँ से जा रही होती है तो उसे कुछ गुंडे लड़के परेशान करने लग जाते हैं। सुमी उनसे कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। तभी वो लोग जल्दी से उसका फ़ोन ले लेते हैं। सुमी कहती है कि मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम पुलिस को कॉल लगाओगी, वो हम करने नहीं देंगे। फिर ये तो यहाँ फंस चुकी होती है। पर तभी इतने में यहाँ पर शाओ अपनी कार लेकर पहुँच जाता है और जैसे वो यहाँ पर आता है तो ये गुंडे कहने लगते हैं कि तुम हमारे मामले में मत पड़ो। तो शाओ इन लोगों को मारने लगता है। फिर वो लोग तो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं और सुमी तो फिर शाओ को देखती रह जाती है और वो उसे तुरंत ही उठा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर जैसे दोनों कार में बैठते हैं तो सुमी उसे थैंक यू कहने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी ज़रूरी चीज़ भूल गया था। सुमी कहती है कि कौन सी चीज़। तो शाओ कहता है कि तुम। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है और फिर शाओ से किस करने लगता है। तो वो इस थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि किस नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर मार क्यों रही हो। सुमी पूछती है कि अब तुम मुझे कहाँ लेके चल रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे घर पे। ये सुनते के साथ ही वो मना करने लगती है और कहती है कि मुझे उतारो, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। तो फिर वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही लेके चलूँगा। और क्या मैं तुम्हें ऐसे टाइप का पर्सन लगता हूँ जो ऐसा काम करता। तो फिर वो कहती है कि हाँ तुम मुझे ऐसी टाइप की लगते हो, तभी तो तुम मुझे बुली करते रहते हो और तुमने मुझे फोर्सली किस भी किया। फिर इसके बाद शाओ सुमी को उसके घर के बाहर तक ले आता है, पर तब तक वो सो चुकी होती है। फिर वो उसे आवाज़ भी देता है पर वो नहीं उठ रही होती है। तो शाओ उसे अपने घर पर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुमी की नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि मैं यहाँ फूशाओ के घर पे कैसे हूँ। फिर इतने में फूशाओ यहाँ उसके रूम में आ जाता है। तो सुमी उसे देखकर पूछती है कि हमने कल रात एग्री करे थे ना कि तुम मेरे घर लेके चलोगे, तो फिर आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए। तो वो बताता है कि कल रात तुम ऐसे घोड़े बेचकर सो गई थी कि मेरे इतना उठाने पर भी नहीं उठ रही थी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो वो कहती है कि आखिर तुम मेरा ऐसे फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। शाओ कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, एक तो कल रात मैंने तुम्हें यहाँ अपने घर लेकर आया और इतना अच्छे से अपने बेड पर भी सोने दिया और तुम मुझे थैंक यू बोलने के बजाय ये सारी बातें सुना रही हो। तो कहती है कि अच्छा सॉरी। तो शाओ कहता है
कि सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो सुमी तुरंत ही क्लियर कर देती है कि तुम कुछ भी लिमिट क्रॉस करने वाली काम मुझे दोगे तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि आखिर ये काम कौन सा है। तो सुमी कहती है कि जैसे अगर मुझे बोलोगे कि मैं तुम्हें किस करूँ तो वो कभी नहीं होगा। शाओ कहता है कि क्या मैंने अभी तुम्हें किस करने के बोला नहीं ना, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे किस करना चाहो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और वो अपना गाल आगे करता है। तो सुमी कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ। और फिर यहाँ शाओ ने जो सुमी के लिए ड्रेस लेकर आया होता है वो उसे देने लगता है। तो वो उसे फिर से थैंक यू कह रही होती है। शाओ कहता है कि एक काम करो, तुम अब मुझे थैंक यू बोलना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे मुंह से मुझे थैंक यू सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बताओ, मैंने जो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने का पूछा था उसका तुम क्या कह रही हो? देखो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ना तो कपड़े, ज्वेलरी, बैग तुम जो चाहे मुझसे ले सकती हो। सुमी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मना करूँगी, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होगी तो मैं खुद खरीद लूँगी। तो फिर वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। सुमी कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों चुन रहे हो, तुम किसी और लड़की को भी जाके ढूंढ सकते हो। तो कहता है कि लेकिन मुझे सिर्फ ये सब तुम्हारे साथ ही करना पसंद है। तो सुमी उसे चिल्लाती है कि तुम कितने बड़े परवर्ट हो। शाओ कहता है ये चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर सुमी कंपनी में पहुंचती है और तभी यहाँ पर उसके सारे कलीग उसकी ड्रेस देखती रह जाते हैं और उसकी तारीफ़ करने लगती है कि उसकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी लग रही है और लगता है ये बहुत ही महंगी होगी। तभी इतने में फिर लीन आ जाती है और बुराई करती है कि ज़रूर इसने अच्छी महंगी ड्रेस की कॉपी पहनी होगी, नहीं तो ये तो इतनी गरीब है, इसके पास कहाँ ही पैसे होंगे इतनी महंगी ड्रेस खरीदने के। तो फिर सुमी भी कह देती है कि हाँ ये नकली है। फिर लेने से बताने लगती है कि अब तुम यहाँ पर बैठी रह जाओ, मैनेजर के साथ मैं ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाऊँगी और वो 10,000 का रिवॉर्ड भी मुझे ही मिलेगा। तो फिर ये सुनने के बाद सुमी शॉक होती है और फिर वो मैनेजर के ऑफिस में जाती है इस बारे में बात करने के लिए। तो वो इसे कह देता है कि हाँ ये रिवॉर्ड तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो सुमी कहती है कि लेकिन मेहनत तो मैंने करी थी ना और मेरी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। तो भी वो कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी ना, अगर तुम अभी भी चाहो तो मेरी बात सुन लो और मेरे साथ होटल रूम में चलो, तो फिर मैं मान जाऊँगा और तुम्हारी सुनूंगा। सुमी इसके लिए मना करती है और यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर तभी इतने में सुमी देखती है कि उसका फ़ोन यहाँ पर नहीं है। तो वो समझ जाती है कि लगता है वो शाओ के घर पे अपना फ़ोन भूल गई है। तभी इतने में सुमी की कलीग से उसे बताती है कि एक हैंडसम लड़का उससे मिलने के लिए आया है। और तभी इतने में फिर शाओ उसके ऑफिस में भी आ जाता है और उसे इशारा करके बुलाने लगता है। तभी सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं कि लगता है ये सुमी का बॉयफ्रेंड है। फिर सुमी जल्दी से शाओ के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, और वो उसे साइड में लेके जाती है बात करने के लिए और उसे पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो वो कहता है कि किसी का गार्बेज मेरे बेड पे रह गया था, ऐसा बोलकर उसका फ़ोन निकाल कर दिखाता है। तो सुमी कहती है कि ये मेरा है और ये कोई गार्बेज नहीं है, ठीक है, इसे मैं वापस से रिपेयर करवाऊंगी ना तो ये अच्छे से यूज़ हो सकता है। शाओ तो उसे नहीं दे रहा होता है और टीज़ करने लगता है, पर तभी फिर वो देख लेता है कि वो रो रही थी। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सुमी उसे नहीं बता रही होती है। तो वो कहता है कि नहीं बताओगी तो मैं फ़ोन नहीं दूंगा, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो। तो सुमी कहती है कि नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो उसका फेस पकड़ता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बुली किया। और फिर वो उसके फेस पे किस करता है और कहता है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगा। बस फिर भी वो नहीं बता रही होती है। तो शाओ कहने लगता है कि मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, अगर तुमने नहीं बताई तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। फिर वो जल्दी से उसे किस कर लेता है और कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ये कंटिन्यू करूँ तो मुझे जल्दी से बता दो। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा होता है। तो सुमी उसे रोकती है और फिर वो उसे रोते हुए सब बता देती है कि कैसे उसकी कलीग ने उसकी जगह उसका बोनस छीनने की कोशिश करी है और जो कॉन्ट्रैक्ट उसने इतनी मेहनत से साइन करवाई थी उसका रिवॉर्ड वो लेना चाहती है। ये सब सुनने के बाद फूशा उसे कहता है कि तुम अब फिक्र मत करो, ये सारी चीज़ें अब मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल करता हूँ। तो सुमी कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो फिर वो उसे किस कर लेता है। तो फिर सुमी जल्दी से अपना फ़ोन उससे ले लेती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, और फिर वापस से वो अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूशा अपनी कंपनी पहुँच जाता है और वो अपनी बिजनेस पार्टनर लिसा को कॉल करके कह देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। तो फिर वो समझ जाती है और फिर जैसे ही लिन और मैनेजर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पहुँचते हैं तो वो साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों की वजह से तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने के लिए मानी थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ सुमी की वजह से। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो वो यहाँ पर आनी चाहिए थी। फिर मैनेजर तुरंत ही लिन से कहता है कि सुमी को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। फिर लिन बहुत ही गुस्सा होती है और सुमी को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए बोल रही होती है। सुमी कहती है कि मैं क्यों आऊँ, जब फ़ायदा तुम लोग को मिलने वाला है। तो फिर मैनेजर सुमी से कॉल पे बात करता है और कहता है कि इसका रिवॉर्ड तुम्हें ही मिलेगा।
तो फिर सुमी खुश होकर आ जाती है और फिर मैनेजर इसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है लिसा से साइन करवाने के लिए। और फिर वो साइन करवाने के बाद इसे ला कर देती है और कहती है कि मैनेजर याद रखना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि रिवॉर्ड मुझे ही मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हें मिलेगा। फिर सुमी खुश होकर चली जाती है और दूसरी तरफ लिसा भी शाओ को कॉल करके बात कर रही होती है कि तुम ज़रूर उस लड़की को पसंद करते हो ना। फिर इसके बाद शाओ यहाँ सुमी को मैसेज करने जाता है पर इसे पता लगता है कि उसने तो इसे ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी है। तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि ये मैनेजर कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सभी को क्लब में पार्टी के लिए लेकर गया होता है और तभी यहाँ पर वो लिन को समझा देता है कि वो सुमी को सेट करने में उसकी हेल्प करे क्योंकि वो उसे पाना ही चाहता है। कहती है कि फिक्र मत करो। फिर इसके बाद वो सुमी के पास बहाने से आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ कर दो और ये वाइन पी लो। पर सुमी वाइन नहीं पीती और उसके बदले में वो जूस पी लेती है। पर उल्टा जूस में ही तो ड्रग मिला था। और उसके बाद यहाँ पर सुमी को नशा चढ़ने लगता है। सभी लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और फिर ये मैनेजर सुमी को यहाँ अकेले हैरेस करने की कोशिश करता है। सुमी इससे बचने की कोशिश कर रही होती है और तभी वो शाओ को कॉल लगा लेती है। शाओ जब कॉल उठाता है तो वो आवाज़ सुनता है कि सुमी हेल्प के लिए चिल्ला रही है और फिर शाओ तुरंत ही यहाँ पर सुमी को बचाने के लिए पहुँच जाता है और उस मैनेजर को उसे दूर करते हुए उसे खूब मारता है और फिर यहाँ से सुमी को उठाकर लेकर जाता है और उसे अपने घर लेकर आता है। और क्योंकि सुमी के ऊपर तो ड्रग का नशा चढ़ा हुआ था इसलिए वो यहाँ पर उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती फिर वो उसके लिए फिर से न्यू ड्रेस लेकर आया होता है। फिर सुमी जब जाके ड्रेस पहनती है तो वो बहुत ही खुश होने लगती है कि उसकी चॉइस तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो उसके पास आती है और शाओ से कहने लगता है कि मेरे पास आके बैठो। सुमी कहती कि नहीं मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरे साथ खड़े होकर बात करें। तो फिर सुमी बैठ जाती है और शाओ से कहने लगता है कि कल रात मैंने तुम्हें बचाया हूँ। तो वो कहती है कि उसके लिए थैंक यू। तो शाओ कहता है कि बस थैंक यू और कुछ नहीं। तो वो कहती है कि कल रात तुम खुद मेरा एंटीडोट बनने के लिए आए थे, मैंने तुम्हें नहीं बोली थी। तो शाओ कहता है कि अच्छा कल रात तुमने एक तो मेरा फ़ायदा उठाई हो और अब तुम यहाँ पर ऐसे मुकर रही हो। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। शाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। इसके लिए वो मना करने लग जाती है। तो कहता है कि हमने इतनी बार ये सब कर चुके हैं और तुम अभी भी मुझे मना कर रही हो कि आपने उस बॉयफ्रेंड की वजह से। तो कहती है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं ऐसे बिना कोई रीज़न के तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो हाँ नहीं बोल सकती ना। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सुमी इसके लिए भी मना कर देती है और कहती है कि अभी ना मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और ना तुम मुझे, और ना ही मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता है और ना ही ये भी है कि वो लोग मुझे पसंद करेंगे। और पहली बात तो ये कि अभी मैं तुम्हें इतना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो शाह कहता है कि फिर तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो। देखो तुम मुझ में इंटरेस्ट लेके तो देखो, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद आऊँगा और मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से कई गुना ज़्यादा बेहतर हूँ। वो तो तुम्हारे लिए कभी भी प्रेजेंट नहीं रहता है। सुमी फिर भी नहीं मान रही होती है। तो शाह कहता है कि जाने दो, रहने दो, हम लोग अब उस बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसा बोलकर वो उसे उठा लेता है और फिर पूछता है कि बताओ कल रात आखिर क्या हुआ था। तो फिर सुमी बताती है कि कैसे उसके मैनेजर ने उसे ड्रग दे दिया था और उसे हैरेस करने की कोशिश किया था। तो फिर शाह खुश होता है कि यानी फिर तुम्हें मैं ही याद आया ना, तुमने मुझे ही बचाने के लिए कॉल करी थी। तो ये कहती है कि मैं तो पुलिस को कॉल करने वाली थी, वो तो गलती से तुम्हें कॉल लग गया। शाह पूछता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं इस चीज़ को कैसे डील करूँ। तुम अब सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इस मैटर को देखो कैसे हैंडल करता हूँ। तो फिर सुमी पूछती है कि क्या तुम सच मेरी हेल्प करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन ऐसे ही नहीं, तुम्हें उसके लिए प्राइज़ देना पड़ेगा। सुमी कहती है कि रहने दो, तुम हर बार बस मुझे बुली करते रहते हो और मुझसे बदले में कोई ना कोई चीज़ मांगते हो। तो वो कहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना मांगने वाला हूँ जो तुम अफोर्ड ना कर सको। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए। तो शाह कहता है कि बस एक किस दे दो, और ऐसा बोलकर वो जल्दी से उसे किस कर लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शाह अपने असिस्टेंट को ये मैटर सॉल्व करने का ऑर्डर देता है। और फिर इसके बाद सुमी जैसी कंपनी में पहुंचती है तो उसकी जो कलीग लीन होती है उसके बारे में सभी को इस बारे में न्यूज़ मिल जाती है कि उसका उल्टा मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा है और वो सुमी का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रही थी और उसने उसे फंसाई भी थी। फिर लिन शॉक हो जाती है कि सभी लोगों को उसकी असलियत पता लग गई और फिर उसे यहाँ काम से भी निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ मैनेजर को भी उसकी वाइफ बहुत ही चिल्ला रही होती है कि उसकी हिम्मत भी कैसी उसे चीट करने की। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है और सुमी यहाँ पर एक मिस्टर फैंग से मिलने जाती है जिसका वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली है उसका पेट संभालने का। वो उसे बताता है कि मैं अभी एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाने वाला हूँ तो तुम्हें मेरे पेट का ध्यान रखना है। फिर सुमी यहाँ डील करने के बाद मिस्टर फैंग के साथ अपने घर आ रही होती है और वो इसे बाय करने के बाद चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि शाओ यहीं कार में बैठा होता है और सुमी का इंतज़ार कर रहा होता है।
और वो उस आदमी को यहाँ से जाते हुए देख लेता है, तो जल्दी से सुमी के पास आकर पूछने लगता है कि वो बंदा कौन था। शाओ कहने लगता है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी है और तुम यहाँ पर किसी और मैन के साथ घूम रही थी। तो वो उसे सब एक्सप्लेन करती है कि वो तो बस उसका नया बॉस है जिसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली है उसका पेट का ख्याल रखने का। तो फिर ये सुनने के बाद वो शांत होता है और फिर वो सुमी के साथ उसके घर पर आ जाता है और वो उसे पानी ला कर देती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम पानी पीने के बाद चले जाओगे, तो चलो जल्दी से पी लो। तभी शाओ उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर रेस्ट करने लगता है और बताता है कि तुम्हें पता है मैं 1 हफ्ते से बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ था और सिर्फ काम में लगा हुआ था, तो क्या तुम मुझे थोड़ा देर यहाँ रेस्ट भी नहीं करने दोगी। तो सुमी सोचती है कि अच्छा तो ये काम के लिए गया हुआ था और मुझे लगा था कि ये दूसरी लड़कियों से मिल रहा होगा और इसे मेरी याद ही नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद रात में सुमी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ बेड पर कैसे हूँ। फिर शाओ इतने में शावर लेकर बाहर आया होता है और सुमी उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे बाथ टॉवल के साथ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ और नहीं है और फिर वो यहीं पर ही लेट जाता है और कहता है कि आज रात में यहीं पर ही रहूँगा। तो सुमी कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें निकलना होगा और मेरे साथ सेम बेड पर तो बिल्कुल नहीं। शाओ कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो, मैंने भी तुम्हें अपने घर पर अपने बेड पर सोने दिया था। तो सुमी कहती है कि लेकिन मेरे पास और बेड नहीं है। तो कहता है कि कोई बात नहीं ना, तुम यहाँ पर ही लेट जाओ, वैसे भी पूरी जगह तुम्हारी है। तो भी वो नहीं मान रही होती है तो शाओ से किस करने लग जाता है, पर सुमी फिर भी उसे दूर करती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते हो। ये कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब टच नहीं करूँगा और तुम अब रो मत। फिर वो उसके लिए रैबिट लेकर आता है और कहता है कि अब मुझे माफ़ कर दो। तो सुमी रैबिट ले लेती है और कहती है कि तुम अब बाहर जाओगे। तो शाओ कहता है कि ठीक है जैसे तुम बोलो और फिर वो बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुमी शाओ के बारे में सोच रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि मैं उसे सच में लाइक करने लग गई हूँ। वो सोचती है कि अब मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिर वो शाओ से मिलने के लिए जा रही होती है और फिर उसे पता लगता है कि शाओ कोई और नहीं बल्कि सच में शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर फू शाओ है। ये बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि उसने मुझे इस बारे में बताया नहीं, हमारे बीच में तो इतना डिफरेंस है, मैं तो उसके लिए एक ऑर्डिनरी लड़की होंगी जिसके साथ वो बस खेल रहा होगा और वो मेरे साथ सीरियस थोड़ी ना होगा। यही सोचकर वो अपसेट हो जाती है और फिर जब यहाँ शाओ से मिलने आता है तो वो इस बारे में उसे चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ था, तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाए थे। तो वो क्लियर करता है कि मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया। फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें सच में कितना लाइक करता हूँ। तुम फिर भी नहीं मानती है और कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर शाओ कहता है कि ठीक है। फिर जब वो यहाँ से चला जाता है तो सुमी और वो एक दूसरे से दूर रहते हैं और सुमी अब एहसास कर लेती है कि उसे शाओ को एक चांस देना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ अपने घर पर होता है और सुमी को याद करते हुए बहुत ही अपसेट होता है। तभी इतने में सुमी उसके घर पे आके उसे सरप्राइज़ देती है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसे बताती है कि मैं भी अब तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और अब देखो मैंने खुद इनिशिएटिव ली हूँ। और फिर दोनों ही किस करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।